हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट गौरव व्यास आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, समन और वारंट। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं समन और वारंट क्या होता है। समन वारंट कब निकाले जाते हैं कोर्ट के द्वारा, इन्हें कब जारी किया जाता है। समन्स, जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे हैं, समन्स SUMMONS, इसमें एस लगा है पीछे, इसका मतलब होता है कि समन्स हमेशा दो कॉपी में निकाला जाएगा, जबकि वारंट के पीछे एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर है। समन्स जो है प्लूरल वर्ड है। समन्स और वारंट इन दोनों को CRPC के चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 6 में आदेशिकाओं से संबंधित चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि न्यायालय कब किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए या उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है, कब वारंट जारी कर सकता है। इन सब विधिक प्रावधानों का वर्णन अध्याय 6 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया है। फ्रेंड्स, न्यायालय सबसे पहले समन जारी करता है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए। एक तरह से समन का मतलब होता है कि कोर्ट का बुलावा। कोर्ट किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाना चाहता है, उससे कुछ पूछना चाहता है, तो समन्स किसके लिए जारी किया जा सकता है। समन्स बात के किसी भी पक्षकार के लिए जारी किया जा सकता है, या मतलब एक्यूज पर्सन्स के लिए जारी किया जा सकता है, किसी विटनेसेस के लिए जारी किया जा सकता है, कोई गवाही देने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए। घबराएं नहीं, यदि आपके पास कोई समन कोर्ट से आता है तो आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। कोर्ट का बुलावा मात्र होता है समन्स का मतलब। तो फ्रेंड्स, समन्स दो प्रतियों में होता है। एक प्रति आपको दी जाती है और समन्स पर जिस तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है वह डेट कोर्ट जो है समन्स पर अंकित होती है, और समन्स की दूसरी प्रति पर आपके साइन लिए जाते हैं, जिससे कि ये सबूत हो सके कि समन्स की जो है तामील, जिस व्यक्ति के नाम समन कोर्ट के द्वारा भेजा गया उसकी तामील हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, समन्स आना कोर्ट की एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, इसे आप ज़्यादा सीरियस ना लें। अब आते हैं वारंट पर। वारंट सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने बताया कि वारंट समन्स जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। समन्स की जो स्पेलिंग्स है, इंग्लिश वर्ड है, उसमें पीछे एस लगा हुआ है, यानी कि ये ये प्लूरल है, और इसे हमेशा दो कॉपियों में रिलीज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। समन्स की अवधि, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। समन्स की अवधि होती है, समन्स में समन की डेट होती है, इस डेट को आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, और उस डेट को यदि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो समन्स जो है अपने आप बेकार हो जाता है। जबकि वारंट में इसके विपरीत होता है। वारंट में जब तक वारंट की दो कंडीशन होती हैं, या तो न्यायालय के द्वारा वारंट को ख़त्म किया जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए, या फिर वारंट का एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, यानी कि वारंट जिस व्यक्ति के लिए इशू हुआ है उसकी गिरफ्तारी हो जाए या वो न्यायालय के समक्ष हो जाए, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। यानी कि यदि वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो वारंट जो है फिर समाप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं वारंट के विधिक प्रावधानों को। वारंट के विधिक प्रावधान CRPC के चैप्टर 6 समन्स के अंतर्गत ही दिए गए हैं। सेक्शन 70 से लेकर के सेक्शन 81 तक वारंट को डिफाइन किया गया है। वारंट के अंतर्गत वारंट क्या होता है, आइए समझते हैं। वारंट, जैसे कि समन को हमने जाना कि समन न्यायालय का एक बुलावा होता है, ऐसे ही वारंट एक अधिकार पत्र होता है। इंग्लिश में हम उसे वारंट बोलते हैं, हिंदी में हम उसे अधिकार पत्र बोलेंगे। यानी कि जो न्यायालय जब किसी व्यक्ति को, एक्यूज पर्सन को अपने समक्ष उपस्थित कराना चाहता है तो उसके लिए वेलेबल और नॉन वेलेबल वारंट इशू करता है, जैसी परिस्थितियां अपेक्षित हो। तो फ्रेंड्स, अधिकार पत्र न्यायालय किसे दे सकता है। न्यायालय किसी पुलिस ऑफिसर्स को इसे दे सकता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी न्यायालय के द्वारा वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया जाता है वह व्यक्ति उस वारंट का जो है एग्जीक्यूशन, उसका निष्पादन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जब हम वारंट लेकर के जाते हैं और वारंट के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके वारंट की सार की सूचना हमें उसे देनी होती है। जैसे कि अब आप मूवी में देखते हैं कि वारंट आया है तो सामने वाला पूछता है बताइए, दिखाइए कहाँ है वारंट, तो उसको दिखा दिया जाता है।
ठीक है। वारंट लेकिन दिया नहीं जाता। वारंट दो कंडीशंस में जारी किया जाता है, एक बेलेबल वारंट, दूसरा नॉन बेलेबल वारंट। इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि जमानती वारंट आता है वो क्या होता है, अजमानती वारंट आता है वो क्या होता है, किन परिस्थितियों में ये वारंट जारी किए जा सकते हैं। ये एक अलग से सेपरेट लेक्चर आपके लिए लेकर के इस पर जो है इस सब्जेक्ट पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, वारंट एक कॉपी में होता है, सिंगल होता है, और इस पर जो न्यायालय है, न्यायालय का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उसके इस पर साइन होते हैं और इस पर सील लगी होती है, और ये किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए या तो उसे गिरफ्तार करके लाने के लिए दिया जाता है कि आप उसे गिरफ्तार करके लेके आइए, या फिर उसे आप जो है बता के आइए कि आपको फलानी तारीख पर आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, और ये वारंट जो है वारंट का एग्जीक्यूशन माना जाता है। इस प्रकार के वारंट बेलेबल वारंट की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जमानती वारंट। जमानती वारंट कब निकलता है? नॉर्मल सी बात है, जब हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और किसी तारीख पर जाना भूल जाते हैं, या न्यायालय के समन्स को जो है हम फॉलो नहीं करते हैं, न्यायालय समन निकालता है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर न्यायालय जो है समन्स की जगह वारंट निकाल सकता है। और न्यायालय के पास एक स्पेशल पावर है। साधारणतः परिस्थितियों में देखा गया है कि न्यायालय समन जारी करता है व्यक्तियों के लिए, लेकिन ये न्यायालय की स्पेशल पावर है कि न्यायालय चाहे तो समन्स की जगह डायरेक्ट वारंट भी निकाल सकता है, और वह गिरफ्तारी वारंट भी निकाल सकता है परिस्थितियों के अनुसार। न्यायालय को जब लगता है कि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान परिस्थितियां हैं कि समन से काम नहीं चल पाएगा या बेलेबल वारंट से काम नहीं चल पाएगा, तो फिर न्यायालय उसकी जगह नॉन बेलेबल वारंट निकाल देता है। यदि न्यायालय एक बार नॉन बेलेबल वारंट निकाल देता है तो फिर हमारे पास क्या राइट रहता है? तो हमारे पास ये राइट रहता है कि जैसे हमें पता चलता है कि न्यायालय ने हमारे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाल दिया है, तो हम 438 बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और मान लिया जाए, एक तो ये रेमेडीज हो गई। सेकंड रेमेडीज आपके पास एक और अवेलेबल है कि जिस न्यायालय ने हमारे लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है, हम उसी न्यायालय में धारा 70 उपधारा 2 यानी कि सेक्शन 70 और सब सेक्शन 2 ऑफ द CRPC के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं उसी कोर्ट में जिसने हमारे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। मान लिया जाए नॉन बेलेबल वारंट भी का जो एप्लीकेशन हमने मूव की थी कोर्ट में, उस एप्लीकेशन को भी न्यायालय के द्वारा अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडीज रह जाती है कि हम अपने को जो है न्यायालय के नॉन बेलेबल वारंट से बचा सकें। उसके बाद एक और रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है, वो है रिवीजन। हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी प्रोविजंस हैं, लॉ प्रोविजंस है, इनका हम सहारा ले सकते हैं और नॉन बेलेबल वारंट से भी बचा जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं। ये फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने और भी दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और इस पर हम जो है सिविल जज, ADPO, MP, ADPO, सिविल जज, अदर जुडिशल एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया के लिए इसकी प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा कराई जाती है। हमने कई एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डीपली इसमें डिस्कस किया है। आप चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट पर जा करके सब्जेक्ट वाइज इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।